ठीक है, देखो जो डॉपलर्स इफेक्ट के कल अपन ने उसके कैलकुलेशन वाला पार्ट पूरा देखा था, थोड़े बहुत कैलकुलेशन और है उसमें, बट मैं अभी उसका डेरिवेशन बता देता हूँ ना। इसका डेरिवेशन अपन लोग देख लेते हैं अभी, ठीक है। हेलो यस सर। संकेत, आज की क्लास तुम इधर से शेयर कर देना, ठीक है। हाँ सर। और सुशांत तुम इधर से करना आरडीबी से। हाँ सर। जो प्रूफ है वैसे वो जेई वाले बच्चों के लिए है, नीट में वैसे भी 11th क्लास है तो जरूरत है नहीं, और बोर्ड एग्जाम में भी जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी डॉपलर्स इफेक्ट का प्रूफ नहीं है बोर्ड एग्जाम में भी, बट एक बार समझ लेना जरूरी है ना। तो जो प्रूफ है डॉपलर्स इफेक्ट का ना, यहाँ पे केस 1 अपना आएगा डॉपलर्स इफेक्ट में कि सोर्स मूविंग है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ठीक है। सोर्स मूविंग है एंड ऑब्जर्वर आर एट रेस्ट। तो जो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी है उसको अपन देखेंगे, जो फार्मूला अपना कल आया था डिराइव होके, डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है ना। जो फार्मूला हमारा आया था, तो दिस इज केस फर्स्ट इफ source is moving and observer at rest. Source moving and observer rest पे है, and the situation is that ये आपने source लिया and now the source is moving with velocity v. v velocity से मान लो source move कर रहा है and this is the observer. एंड इसमें जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है ये एफ नॉट है ना। तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी अपीयर होगी यहाँ पे, अगर ये सोर्स के पास में आ रहा है तो इट इज गिवन बाय एफ इंटू वी एस डिवाइडेड बाय वी एस माइनस वी के बराबर रहेगा ये। इज इट क्लियर? अरे समझ गया या नहीं? यस सर। ठीक है, ये फार्मूला कल अपन ने देखा था, अगर सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है तो ये फार्मूला आया था अपीरेंट फ्रीक्वेंसी का। इज इट क्लियर? ये फार्मूला कल हमने देखा था और फिर इसके क्वेश्चंस भी अपन ने किए थे, बट ये फार्मूला बना कैसे? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे सिचुएशन ऐसी देख ले रहे हैं, एक्चुअल में जो फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्व कर रहा है वो या तो ट्रो को काउंट कर रहा है या क्रिस्ट को काउंट कर रहा है, जो ऑब्जर्वर के पास में आ रही है। तो इस इक्वेशन का जो प्रूफ है देखो वो इस तरह से आएगा। यहाँ पे मान लो t इक्वल्स टू 0 पे सोर्स की लोकेशन ये है, यहाँ पे सोर्स है अभी ये, है ना। एंड नाउ सोर्स इज मूविंग विद वेलोसिटी vc हियर, एंड व्हाट इज vs हियर? vs इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो इसने सोर्स ने यहाँ पर से पहली बार एक पल्स जनरेट किया। अब ये पल्स साउंड की स्पीड से चलेगी, है ना। दिस इज द एनी पल्स या क्रिस्ट आप बोल सकते हो, ये साउंड की स्पीड से चलेगी। एंड मान लो यहाँ कहीं पर ऑब्जर्वर है, दिस इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये पल्स यहाँ से लेकर इतना जो डिस्टेंस आएगा, दिस इज एनी पल्स। यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे सोर्स है, इसने एक पल्स जनरेट किया, जैसे मैं सोर्स हूं, मैंने पल्स जनरेट किया। अब मैं आगे भी बढ़ रहा हूं तो ये पल्स जो है ना, ये तो अपनी स्पीड से चलेगी, साउंड की स्पीड से ऑब्जर्वर के पास आएगी। तो पहली वाली जो पल्स है इसको ऑब्जर्वर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इस पल्स को ऑब्जर्वर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सपोज दिस डिस्टेंस इज l, ये डिस्टेंस अगर l है एंड दिस इज द फर्स्ट पल्स, या आप nth पल्स बोल सकते हो, कोई भी पल्स आप ले लो। तो इस पल्स को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये कितनी स्पीड से जा रही है, साउंड की स्पीड से। कितना डिस्टेंस कवर करना है l, ये फर्स्ट पल्स है। लेकिन
अभी ये जो सोर्स है ना, ये सोर्स भी खुद मूव हो रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v से। तो पहली वाली पल्स यहां से निकली, लेकिन दूसरी वाली जो पल्स है वो यहां कहीं से निकलेगी, कितने टाइम के बाद निकलेगी, टी टाइम इंटरवल के बाद। मान लो जो सोर्स है उससे जो पल्स एमिट हो रही है उनका टाइम इंटरवल कितना है, टी है। तो यहां पे मैंने लिख दिया लेट द सोर्स इज generating pulse at टाइम टी इंटरवल। कितने इंटरवल में हर एक पल्स जनरेट हो रही, टी इक्वल्स टू 0 पे ये जनरेट हुई, तो अगली जो पल्स आएगी वो यहां पे आएगी, और ये जो सोर्स है ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, दैट इज इक्वल्स टू vc इंटू टी। और ये जो पल्स है ये कौन सी पल्स है, अब यहाँ पे सेकंड वाली पल्स है। तो पहली पल्स यहां से निकली, ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी, तब तक ये सोर्स भी आगे बढ़ेगा, और अब ये दूसरी पल्स जनरेट करेगा जो यहां से यहां तक पहुंचेगी, जिसको इसको काउंट करना है। तो पहली वाली पल्स को ऑब्जर्वर कब डिटेक्ट कर रहा, नाउ फर्स्ट पल्स इज ऑब्जर्व्ड एट टाइम t1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये जो पल्स आ रही है कितनी स्पीड से आ रही है, साउंड की स्पीड से आ रही है, तो L अपॉन वीएस टाइम के बाद में इसको ये पल्स ऑब्जर्व होगी। समझ गए, फर्स्ट पल्स। सेकंड वाली जो पल्स है, अब ये इसको कितनी देर बाद ऑब्जर्व होगी, नाउ सेकंड पल्स इज ऑब्जर्व्ड एट टाइम t2, और ये किसके बराबर है, टाइम इंटरवल, क्योंकि यहां से यहां तक अगली पल्स को एमिट होने में कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। तो एक तो ये हो गया टाइम इंटरवल, प्लस अब इस पल्स को यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इट इज l माइनस एक्स कवर करना है, तो डिस्टेंस हो गया l माइनस एक्स, और ये कितनी स्पीड से पहुंचेगी यहाँ पे, vs स्पीड से ये वाली पल्स भी जा रही है। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड हियर, समझ गए। तो पहली वाली पल्स इसको कब मिलेगी, l अपॉन वीएस पे, और अगली वाली पल्स ये कब ऑब्जर्व करेगा, कितने टाइम बाद में, टाइम इंटरवल, क्योंकि पहली पल्स t इक्वल्स टू 0 पे निकल गई, तो अगली पल्स कब आएगी, आफ्टर टाइम इंटरवल t पे आएगी, लेकिन तब तक ये सोर्स भी यहां तक डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो इसको जो सेकंड पल्स है वो कितनी देर बाद ऑब्जर्व होगी, t प्लस डिस्टेंस कितना हो गया, l माइनस एक्स। कितनी स्पीड से आ रही है पल्स, vs स्पीड से आ रही है। समझ गए या नहीं, हेलो, अरे समझ गए, समझ गए। हाँ सर। और ये x का मतलब डिस्टेंस हो गया, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कौन सा हो गया, vc इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम इंटरवल। स्पीड किसकी है, सोर्स की, और टाइम इंटरवल जिस इंटरवल से ये पल्स जनरेट हो रही है, मतलब ये जो सोर्स है ये रेगुलर इंटरवल में क्या कर रहा है, यहाँ पे पल्स जनरेट कर रहा है। जैसे पहली पल्स अभी जनरेट हुई t इक्वल्स टू 0 पे, अगली पल्स कब जनरेट होगी, t टाइम पे, फिर उसके बाद अगली पल्स कब जनरेट होगी, 2t टाइम पे, फिर 3t टाइम इंटरवल। तो ये जो पल्स हैं ये रेगुलर टाइम इंटरवल पे यहाँ पे क्या होते जा रही है, जनरेट हो रही है, लेकिन इसमें सोर्स भी मूव कर रहा है। और मैंने यहाँ पे ये मान लिया है कि सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, तो सेकंड पल्स इसको इतने टाइम पे ऑब्जर्व होगी, ठीक है। तो व्हाट इज द पल्स टाइम इंटरवल, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। जो पल्स टाइम इंटरवल है, सो देयरफॉर पल्स टाइम इंटरवल as observed by observer, as observed by observer is delta t equals to t2 minus t1। हाँ या ना, अरे समझ गए या नहीं, t2 minus t1 समझ गए। इसको जो पल्स ऑब्जर्व हो रही है इसी को तो ये काउंट करेगा ना, तो पल्स का जो टाइम इंटरवल है t2 minus t1, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा t विल बी गिवन बाय t माइनस L माइनस एक्स अपॉन वी एस माइनस L अपॉन वी एस। तो इसमें देखो L अपॉन वी एस वाला एक टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, और कितना बचेगा, T माइनस, यहाँ पे कितना बच रहा है सर, वो t प्लस l माइनस एक्स अपॉन v1 आएगा ना, कितना,
t माइनस एल माइनस एक्स t प्लस एल माइनस एक्स अपॉन v1 डेल्टा t में पहला टर्म। ये t प्लस एल माइनस एक्स अपॉन वी एस सही तो लिखा है? सर आपने यहाँ पे गलत लिखे नीचे डेल्टा t में। प्लस बराबर, तो ये कितना बचेगा? एक टर्म इसका कैंसिल हो जाएगा एल अपॉन वी एस वाला, तो यहाँ पे कितना बचेगा? एक्स अपॉन वी एस एंड इट इज टी माइनस एक्स की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास में? वी सी इंटू टी अपॉन वी एस। तो इसको जो पल्स ऑब्जर्व हो रही है ये कितनी देर बाद ऑब्जर्व हो रही है? टी माइनस वी सी इंटू टी अपॉन वी एस के बराबर टाइम इंटरवल पे ऑब्जर्व हो रही है। बस हमारा काम हो गया, ये डेरिवेशन हो गया। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग अभी, ठीक है? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हाँ सर। मैं ये वाला टर्म मिटा देता हूँ। हाँ सर वो डेल्टा टी आपने ऑब्जर्व किए वो समझा नहीं सर। वो डेल्टा टी जो मैंने ऑब्जर्व किया वो नहीं समझा। मतलब कि ऑब्जेक्ट ने ऑब्जर्व किया वो डेल्टा टी आपने ऐसा क्यों लिखे वो समझा नहीं। ये T1 और T2 का कैलकुलेशन समझ गया? हाँ सर वो समझ गया। ठीक है। अभी जैसे मान लो यहां से मैं कुछ चीज बोला, जैसे मान लो मैं ए बोल रहा हूं और मैं जो ए बोलने का रेट है मेरा ए, फिर ए, फिर ए, मैं हर 2 सेकंड के बाद में ए बोल रहा हूं मान ले। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं और मैंने बोला ए, फिर 2 सेकंड बाद बोला ए, फिर 2 सेकंड बाद ए बोला। आप कहीं पर भी खड़े हो, आपको जो ए सुनाई देगा वो कितनी देर में सुनाई देगा? 2-2 सेकंड के इंटरवल में, हाँ सर। है ना? मैं अगर ए बोल रहा हूँ 2 सेकंड के इंटरवल में, आप कहीं पे खड़े हो, जब भी आपको सुनाई देगा तो वो रेगुलर इंटरवल में सुनाई देगा। हर 2 सेकंड में आपको ए सुनोगे आप। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। लेकिन अगर मैं मान लो ए बोल रहा हूँ 2 सेकंड के इंटरवल में, आप कहीं पे खड़े हो, मैंने ए बोला और मैं भी तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, तो जो तुम ए सुनोगे क्या वो 2 सेकंड के इंटरवल में सुनोगे कि कुछ और होगा? फिर कुछ और होगा सर। तो वो जो कुछ और होगा, जो इंटरवल आएगा वो किसके बराबर आएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 के इक्वल आएगा। अभी समझा? हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आई आपकी, देयरफॉर डेल्टा टी विल बी गिवन बाय टी माइनस टी इंटू वी सी अपॉन वी एस। इसमें टी को कॉमन निकाल लो, 1 माइनस वी सी अपॉन वी एस एंड जो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी है एक्चुअल में, ये जो क्रिस्प थी या जो पल्स है उसको उसके सुनने का जो टाइम इंटरवल उसका रेसिप्रोकल है। भाई फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इंटरवल। तो आपको इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। सो दिस इज 1 अपॉन टी इंटू 1 माइनस वी सी अपॉन वी एस बराबर है। तो 1 अपॉन टी क्या हो गया? इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो गई, और इसको सॉल्व कर लोगे तो ये Vs माइनस Vc डिवाइडेड बाय Vs, तो ये ओवरऑल जो टर्म बचेगा आपका F नॉट इंटू Vs डिवाइडेड बाय Vs माइनस Vc। देखो अभी फार्मूला समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर। देखो यही फार्मूला आ गया, यही अपन ने डिराइव किए थे यहाँ पे, है ना? अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए सर। हाँ। तो दिस इज द अपीरेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर सोर्स दूर जाएगा तो फार्मूले में क्या चेंज आ जाएगा? बाकी पूरा कैलकुलेशन या मेथड आपकी यही रहेगी, बस फार्मूले में चेंज कहां पे आ जाएगा आपका? जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, वो टी इंटू 1 माइनस वीसी अपॉन वीएस की जगह पे क्या हो जाएगा? टी इंटू 1 प्लस वीसी अपॉन वीएस हो जाएगा ना? हेलो, यस सर। तो ये है पेज नंबर 2। मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा इसको, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। दिस इज पेज नंबर 2, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिया सर। ले लिया? देखो वैसे तो जेई में
मेंस और एडवांस के लिए डेरिवेशन है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपके फार्मूला बेसिस पे हो जाते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसे आड़े तिरछे हो जाते हैं जिसमें सिचुएशन अगर ऐसी डाली है तो डेरिवेशन की अप्रोच ये होती है, क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच ये होती है। इसलिए मैंने बताया नीट के एग्जाम में आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है अप्रोच, आपको फार्मूला ध्यान है, आप फटाफट उसके क्वेश्चन कर सकते हो डॉपलर इफेक्ट के, ठीक है। लेकिन जेई मेंस और एडवांस के लिए अप्रोच जानना जरूरी है, इसलिए मैंने ये बताया। बोर्ड एग्जाम में भी जो सीबीएसई वाले उनके में तो है ही नहीं, जो स्टेट बोर्ड वाले उनमें 11th में है ये टॉपिक, है ना। तो डेरिवेशन नहीं है उसमें भी, ठीक है, डेरिवेशन नहीं है, ध्यान रखना। तो मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे जो फार्मूला तुम्हारा आया, ठीक है, ये जो डेरिवेशन आया तुम्हारा पेज नंबर 3, देखो एक बार और, अभी मैं और जल्दी बता देता हूँ। पेज नंबर 3 फिर से देखना। ये मान लो एक सोर्स है और t इक्वल्स टू 0 पे इस सोर्स ने क्या जनरेट किया, यहाँ पे एक पल्स जनरेट किया, ठीक है, ये एक पल्स जनरेट किया और ये जो पल्स है ये साउंड की स्पीड से चलेगा। दिस इज साउंड स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड आप बोल सकते हो, स्पीड ऑफ साउंड। हाँ, ये जो पल्स है ये कितनी स्पीड से चलेगी, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड। ये जो पल्स है t इक्वल्स टू 0 पे, और यहां कहीं पे मान लो आपका ऑब्जर्वर है या डिटेक्टर है जो डिटेक्ट कर रहा है, ये पल्स को डिटेक्ट कर रहा है, तो यहां से पहुंच रही है। तो ये पहली वाली जो पल्स है इसको कितनी देर बाद रिसीव होगी, ये मान ले L डिस्टेंस पे है, तो ये फर्स्ट पल्स है एंड दिस इज द सोर्स एंड सोर्स इज आल्सो मूविंग विथ वेलोसिटी vc, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। तो फर्स्ट पल्स कितनी देर बाद मिलेगी, दिस इज फर्स्ट पल्स। सोर्स वेलोसिटी अलग है और पल्स वेलोसिटी अलग है। पल्स की जो वेलोसिटी वो साउंड की वेलोसिटी है, मतलब जो वेव चल रही है, जैसे साउंड वेव जो चल रही है ना, तो मैंने यहाँ पे पल्स वर्ड यूज किया है, मैंने पूरा वेव नहीं लिया, समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है इसलिए। तो ये जो पहली वाली पल्स है ये ऑब्जर्वर तक कब पहुंचेगी भाई, फर्स्ट पल्स कितनी देर में रहेगी, फर्स्ट पल्स इसको मिलेगी t1 टाइम पे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी L, कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, साउंड की स्पीड से। समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए, उसी को रिपीट कर। यस सर। अब देखो पहली वाली पल्स निकल गई, जैसे मैंने जो बोला था ना कि जो पल्स जनरेटर है वो रेगुलर टाइम इंटरवल पे पल्स जनरेट कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा था कि ए मैं बोल रहा हूं 2 सेकंड के इंटरवल में ए बोल रहा हूं, ए ए ए ए, है ना। तो आपको भी जो सुनाई देगा, अगर मैं रेस्ट पे हूं और आप भी रेस्ट पे हो, तो आपको जो ए सुनाई देगा या रिसीव होगा वो कितने कितने देर में रिसीव होगा, आपको 2-2 सेकंड के इंटरवल में, है ना। अरे समझ गए या नहीं, यस सर। 2 सेकंड के इंटरवल में रिसीव होगी ना आपको पल्स। मैंने ए बोला वो चली, फिर 2 सेकंड बाद ए बोला फिर वो चली, फिर मैंने 2 सेकंड बाद बोला फिर चली। तो आपके पास पहली वाली ठीक है इतनी देर में पहुंच जाएगी, लेकिन जो दूसरी वाली है वो इसके बाद 2 सेकंड बाद पहुंचेगी, तीसरी वाली 2 सेकंड बाद पहुंचेगी, फोर्थ वाली 2 सेकंड बाद पहुंचेगी, लेकिन ये तब पहुंचेंगी जब मैं भी रेस्ट में हूं और आप भी रेस्ट में हो। लेकिन अगर मैं यहां से चलने लगा भाई, इधर पे चलने लगा, तो ये फर्स्ट पल्स आई थी, अब जो सोर्स है वो यहां कहीं पे आ जाएगा, दिस इज द सोर्स। तो अगली जो पल्स आएगी ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा vc इंटू टाइम इंटरवल t, और अब यहां से ये सेकंड पल्स चलेगी, ठीक है। ये लार्ज डिस्टेंस पे है, मैंने यहाँ सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ एंड सो ऑन ऐसा आएगा ये। तो अब इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना भैया, L माइनस एक्स, सेकेंड पल्स को। तो इसने एक पल्स जनरेट किया, अब ये तो चल रहा है, अगली पल्स ये कितनी देर बाद वो रिलीज करेगा, t टाइम बाद, तब तक ये भी यहां से यहां तक पहुंच जाएगा और यहां से फिर सेकंड पल्स आप ऑब्जर्वर के पास आएगी। तो फर्स्ट पल्स के बाद में जो सेकंड पल्स इसको ऑब्जर्व होगी, ठीक है। नाउ फर्स्ट पल्स ये जो ऑब्जर्व कर रहा है ये t1 टाइम में ऑब्जर्व कर रहा है एंड इट इज L अपॉन vs,
और जो सेकंड पल्स है ये कब ऑब्जर्व करेगा, T2 इज इक्वल टू T प्लस, अब इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, L माइनस एक्स अपॉन VS। हाँ या ना, जवाब देना भाई। अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ सर। अच्छा, अब थर्ड वाली पल्स के लिए बता सकते हो क्या? थर्ड पल्स के लिए अगर अपन देखें ना, थर्ड पल्स अगर देखोगे, थर्ड पल्स T3 तो ये आएगी T2, सॉरी 2 इंटू टी प्लस, यहां पर अब डिस्टेंस और कम हो जाएगा, अब कितना होगा, L माइनस 2x डिवाइडेड बाय VS। हाँ या ना? हाँ सर। फिर फोर्थ पल्स के लिए देखोगे तो फोर्थ पल्स T4 इज इक्वल टू आएगा 3t L माइनस 3x अपॉन VS। तो ये तो पूरी प्रोसेस ऐसी चलते जाएगी। तो आपके पास जो पल्स पहुंच रही है उनका टाइम इंटरवल सेकंड माइनस 1 या थर्ड माइनस 2 या फोर्थ माइनस 3 का आएगा। सो देयरफॉर यहां पे मैं लिख दूं, नाउ सोर्स इज एमिटिंग, source is emitting pulse at time interval capital T। so therefore इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 1/T है, एंड ऑब्जर्वर इज receiving pulse at time interval डेल्टा टी। और ये जो डेल्टा टी है आपका, या तो आप क्या करोगे, T2 माइनस T1 करोगे, या फिर T3 माइनस T2 करोगे, या फिर T4 माइनस T3 करोगे। समझ गए? तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो T2 माइनस T1 अगर हम करते हैं तो T प्लस L माइनस एक्स अपॉन VS एंड माइनस ऑफ L अपॉन VS, इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो देखो यहाँ पे L अपॉन VS और ये कट जाएगा तो ये बचेगा T माइनस एक्स अपॉन VS, लेकिन ये x किसके बराबर है यहाँ पे, दिस x इज इक्वल्स टू किसके बराबर, ये T माइनस VC इंटू T अपॉन VS। T को कॉमन ले लो तो ये बचेगा 1 माइनस VC अपॉन VS। अभी क्लियर हो गया या नहीं? देख लो, अरे समझ गए या नहीं, देख लो। हेलो, समझ गए सर। अच्छे से? हाँ सर। हाँ, तो ये डेरिवेशन वाली अप्रोच हो गई। तो फर्स्ट पल्स उसको कब पहुंचेगी, L अपॉन VS में, सेकंड पल्स पहुंचेगी T प्लस L माइनस एक्स अपॉन VS, थर्ड पल्स पहुंचेगी 2T। थर्ड पल्स में 2T क्यों लिखा, समझ गए कि नहीं? अरे थर्ड पल्स में 2T क्यों लिखा, समझ गए? पहली वाली पल्स Yes, T sir. इक्वल्स टू 0 पे एमिट हुई थी, अगली पल्स आएगी T प्लस, T टाइम के बाद एमिट होगी, लेकिन वहां तक कब पहुंचेगी, T प्लस L माइनस एक्स अपॉन VS टाइम। तो हम, जो ऑब्जर्वर है वो उन पल्स को काउंट कर रहा है ना भाई, तभी तो बताएगा कि भाई ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ऑब्जर्वर इज काउंटिंग द पल्स एज एमिटेड बाय द सोर्स। क्लियर हो गया कि कुछ डाउट है अभी भी? अरे क्लियर हो गया, डाउट है? समझ गया सर सर। क्लियर हो गया। हाँ, अभी मैं अगले केस पे आ रहा हूं। तो अब दूर जाने वाले केस भी समझ जाओगे। यहाँ पर तो सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा था, इसलिए अगर दूर जाता तो पहली पल्स उसको मिल जाती L अपॉन VS पे, और दूसरी वाली पल्स कब मिलती, T प्लस L माइनस एक्स की जगह पे क्या हो जाता, L प्लस एक्स अपॉन VS। हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. तो अगर दूर जाता तो ऐसा बन जाता वो केस। तो आपका जो फाइनल आंसर यहाँ पे टाइम इंटरवल का T इंटू 1 माइनस VC अपॉन VS आया, वो क्या बन जाएगा फिर आपका T इंटू 1 प्लस VC अपॉन VS बन जाता है ना? तो ये जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा तो उसका ये डेरिवेशन हो गया, दूर का आप इसी तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं सोर्स को रेस्ट पे रख लूंगा और ऑब्जर्वर को मूव कराऊंगा। ठीक है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया सर। चलिए अब पेज नंबर 4 पे आते हैं। अच्छा, इसमें सोर्स जब मूव होता है ना तो वेवलेंथ भी बदलती है, पता है ना? सोर्स जब Yes, मूव sir. होता है तो वेवलेंथ भी बदलती है। कल डिस्कशन किए थे अपन ने, अपीरेंट चेंज इन वेवलेंथ, है ना? तो वेवलेंथ का कैलकुलेशन भी इसी टाइप से आ जाएगा। जैसे आपको अपीरेंट वेवलेंथ निकालना है तो अपीरेंट वेवलेंथ किसके इक्वल आएगा, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ साउंड कर दोगे तो अपीरेंट वेवलेंथ निकल जाएगा। एंड देन पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन।
हो गया ना स्क्रीनशॉट इस पेज का? हाँ सर। अगला जो केस है ये ज्यादा आसान है, मतलब उसमें आप रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट लगा के कर सकते हो, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट लग जाएगी। ना पेज नंबर 4। अब इसमें केस 2, if source at rest and observer is moving, सोर्स रेस्ट पे और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग। सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग अभी, ठीक है। देन देखो अभी इस पे सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग, यहाँ पे क्या आएगा अभी देखो। हाँ, अब अगर सोर्स रेस्ट पे है, दिस इज द सोर्स, तो ये रेगुलर टाइम इंटरवल में ये पल्स जनरेट करता जाएगा और यहां कहीं पर ये ऑब्जर्वर में ले रहा हूं इधर पे भाई, दिस इज द ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर है अभी आपका, ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्वर। तो ये कंटिन्यूअसली पल्स ये रेगुलर टाइम इंटरवल में ये पल्स जनरेट करता जाएगा। तो जैसे ये एक पल्स है, ये एक पल्स है और ये इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से चल रही है, vs स्पीड से चल रही, मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर का आएगा? हेलो, अरे किनके बराबर का आएगा डिस्टेंस, बता सकता कोई क्या? किनके बराबर का आएगा डिस्टेंस? दो पल्स Speed के बीच into में time. डिस्टेंस। हाँ, Vs into t. vs इंटू टी, टी मतलब टाइम पीरियड है ना। Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं, दिस इज द, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू vs इंटू टाइम इंटरवल, बट दिस इज vs अपॉन फ्रीक्वेंसी, और ये किसके बराबर हो गया? वेवलेंथ, है ना? Yes, sir. ठीक है, दिस इज द वेवलेंथ। तो अगर सोर्स रेस्ट पे है तो इसलिए वेवलेंथ चेंज नहीं होती है, ठीक है, वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही यहाँ पे। तो दिस इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द एक्चुअल वेवलेंथ, और ये सोर्स है एंड दिस सोर्स इज एट रेस्ट, एंड ये जो पल्स है ये vs, व्हाट इज vs हियर? vs इज स्पीड ऑफ साउंड हियर, स्पीड ऑफ साउंड, इस स्पीड से ये जा रहा, मतलब जो पल्स है उनकी स्पीड भी इस तरह से है। नाउ दिस सोर्स इज एट रेस्ट हियर, ठीक है। अब फर्स्ट वाली पल्स किसको मानोगे यहाँ पे? विच इज फर्स्ट पल्स? दिस इज फर्स्ट पल्स और दिस इज फर्स्ट पल्स, कौन सी वाली फर्स्ट पल्स है? जो ऑब्जर्वर के पास गई। ऑब्जर्वर के पास हाँ, ये ऑब्जर्वर के पास जो आई है ये फर्स्ट पल्स कहलाएगी। सो दिस इज फर्स्ट पल्स, दिस इज सेकेंड पल्स, दिस इज थर्ड पल्स, दिस इज फोर्थ पल्स, दिस इज 5 पल्स, है ना। टाइम इंटरवल कितना है? टी टाइम इंटरवल है। मान लो टी टाइम इंटरवल आपका 2 सेकंड है, तो अगर ये रेस्ट पे है तो इसको मान लो पहली वाली पल्स सुनाई दे गई, तो अगली पल्स इसको 2 सेकंड बाद सुनाई देगी, फिर अगली पल्स इसको 2 सेकंड बाद सुनाई देगी। तो ये टाइम इंटरवल फिक्स है, अगर ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है तो। समझ गए या नहीं? है ना? हाँ सर। Yes, sir. अब लेकिन हम कहानी में ट्विस्ट ला देते हैं भाई, ये जो ऑब्जर्वर है ये यहां पे मैं ले लिया हूं अभी इसको, दिस इज द ऑब्जर्वर, पहली पल्स सुनाई दे गई, अगर ये रेस्ट पे है तो अगली पल्स, अगर ये रेस्ट पे तो अगली पल्स सेकंड वाली यहां पे पहुंचेगी, कितनी देर बाद पहुंचेगी? टी टाइम इंटरवल बाद पहुंचेगी, बराबर है। तो Yes, sir. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो एक्चुअल है, लेकिन यहां पर अगर मैं इसको ये वाले डायरेक्शन में मूव करा दूं तो क्या अब टी टाइम इंटरवल में ही पल्स सुनाई देगी कि कम लगेगा टाइम? कम कम लगेगा टाइम। कम लगेगा ना, है ना? Yes, sir.
तो यहाँ पे जो पल्स डिस्टेंस है, दिस इज द पल्स डिस्टेंस एंड इट इज इक्वल्स टू वेवलेंथ, या फिर आप इसको x बोल सकते हो। तो यहाँ पर तो मैं अब इसको लिख दूं वेलोसिटी ऑफ pulse with respect to observer, velocity of pulse with respect to observer, ठीक है। So this is velocity of pulse with respect to observer is velocity of pulse minus velocity of observer, और आप राइट साइड का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ले लो तो velocity of pulse is velocity of sound माइनस velocity of observer, हाँ या ना, जवाब देना। अरे समझ गए? So velocity of pulse with respect to observer ये किसके बराबर आ गया? Vs plus Vo के बराबर हो गया, ठीक है। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। यस सर। तो अब जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट लेते तो इसको रेस्ट पे मान लिया और हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये इसकी स्पीड से इधर आ रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है? वेवलेंथ के बराबर। सो देयरफॉर observer receive pulse at टाइम इंटरवल, इसको जो पल्स रिसीव होंगी टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, एंड दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस x हमने लिखा है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ये जो टाइम इंटरवल आ गया, वेवलेंथ आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? दिस इज द वेवलेंथ इक्वल्स टू vs अपॉन f नॉट, अरे समझ गए कि नहीं, या vs इनटू t टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सो vs इनटू टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय vs प्लस vo। सो देयरफॉर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, या अपीरेंट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? अपीरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी 1 अपॉन टाइम इंटरवल। तो इसका रेसिप्रोकल अगर लोगे तो इक्वेशन बन जाएगी vs प्लस vo डिवाइडेड बाय vs इनटू टाइम, ठीक है, ये बचेगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा vs प्लस vo अपॉन vs इनटू टाइम इंटरवल, और 1 अपॉन टाइम इंटरवल होता है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, सो इट इज vs प्लस vo डिवाइडेड बाय vs। क्लियर हो गया कि नहीं? यही फार्मूला आया था। हेलो, समझ गए? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसमें ना अगर सोर्स मूव कर रहा है तो अलग तरह से काउंटिंग होती है पल्स की, और अगर ऑब्जर्वर मूव होता है तो अलग तरह से काउंटिंग होती है, और अगर दोनों मूव होंगे तो दोनों की मिक्स काउंटिंग होगी फिर, ठीक है। तो मैं अब दोनों के केस को मिक्स करके नहीं बताऊंगा, इतना ही पार्ट है डेरिवेशन में, और फिर अगर दोनों मूव होते तो फिर हम डायरेक्ट फार्मूला सोचते हैं, फिर सीधा सीधा जो कल हमने डिस्कस किया। हाँ योजित बोलो, अभी कुछ पूछना है क्या? वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्यों लिया हमने? क्योंकि बेटा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, पल्स तो अपने उसके फॉर्म पे ही आ रही है, जैसी आ रही है ये। अब तुम अगर मूव करते जाओगे तो तुम्हारी जो काउंटिंग है वो कैसी आएगी? यहाँ पे सोचो, ज्यादा आएगी ना। तो किस तरह से आएगी? अगर मान लो तुम रेस्ट पे रहते तो काउंटिंग कैसे करते? वेवलेंथ डिवाइडेड बाय क्या करते? अगर तुम रेस्ट पे रहते तो सीधे सीधे काउंटिंग करते आप, टाइम इंटरवल कितना रहता, टी रहता, आपको ये सब पंचायत करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन तुम मूव कर रहे हो तो जो काउंटिंग है वो तुम्हारे रिस्पेक्ट में कैसी होते जाएगी, समझ गए? हाँ सर। पल्स तो अपनी स्पीड से ही आ रही है ना, और उनके बीच में इंटरवल भी उतना ही है। अगर तुम रेस्ट पे है तो एज इट इज आपको ऑब्जर्व होगा, लेकिन अगर आप मूव करने लगे तो जो काउंटिंग है वो बढ़ जाएगी, आपके रिस्पेक्ट में बढ़ेगी, क्योंकि आप मूव कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो थोड़ा अलग तरीके से किए। अभी समझ गए या नहीं? हाँ सर, समझ गया अभी। तो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया सर। ले लिया? पेज नंबर 5 पे आते हैं अपन।
So now this is page number 5. अभी कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, बट मैं एक बार और फॉर्मूला रिकॉल कर दूं. सो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एफ नॉट इनटू, आपको हमेशा न्यूमरेटर में क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड. यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एफ मीडियम एट रेस्ट, है ना, मीडियम रेस्ट पे. तो न्यूमरेटर में आपको हमेशा वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस, डिनोमिनेटर में सोर्स लिखना है और न्यूमरेटर में क्या लिखना है आपको, ऑब्जर्वर लिखना है. ठीक है. सो व्हाट इज एफ नॉट, इट इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है ऑफ सोर्स, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स. Vs is velocity of sound and what is Vo, this is velocity of observer and what is Vc, this is velocity of source. क्लियर हो गया कि नहीं? तो यहां पे न्यूमरेटर में प्लस माइनस के साइन का फंडा समझ गए. न्यूमरेटर में प्लस माइनस का जो साइन लिए अपन ने, प्लस का साइन और माइनस का साइन. प्लस का साइन कब लेना है, ये सोर्स है, ये सोर्स है, ठीक है, दिस इज एस, और इसको आपने क्या ले लिया, रेस्ट पे, इसको आपने ले लिया रेस्ट पे. ये हो गया आपका ऑब्जर्वर, ये हो गया आपका ऑब्जर्वर. प्लस साइन कब लेना, अगर ऑब्जर्वर पास में आ रहा है. माइनस साइन कब लेना है, अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है. समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? यस सर. और डिनोमिनेटर में माइनस और प्लस का जो फंडा है, यहाँ पे प्लस एंड माइनस का साइन. अब इसमें क्या करोगे आप, दिस इज द सोर्स, दिस इज द सोर्स एंड दिस इज ऑब्जर्वर, दिस इज ऑब्जर्वर. इसको आपने रेस्ट पे ले लिया, इसको आपने रेस्ट पे ले लिया. तो डिनोमिनेटर में प्लस साइन, अगर डिनोमिनेटर में प्लस साइन आएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो ये दूर जाएगा. फिर यहाँ पे इट इज मूविंग अवे, ये दूर जाएगा. हाँ, वेलोसिटी ऑफ सोर्स. और माइनस साइन है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो ये पास में आएगा. तो ये पार्ट है भाई यहाँ पे. अभी समझ गए ना? तो प्लस माइनस साइन का. और अगर दोनों मूव हो रहे हैं तो दोनों को मिक्स करके सोचना है आपको. ठीक है, अगर दोनों मूव हो रहे हैं तो दोनों को मिक्स कर लोगे. क्लियर हो गया? यस सर. हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिए? हाँ सर. इसको मिटा देता हूं मैं. अब Now this is page number 6. अब एक क्वेश्चन ऐसा ले रहा है अपन. ना ध्यान देना, इस पे ये सोर्स लिया मैंने एंड दिस सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, और ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन. यहाँ पे बना है एंगल θ2 का और ये एंगल है θ1 का. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर. समझ गए? तो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे लिखोगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कैसे लिखोगे, दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द ऑब्जर्वर. एक्चुअल फ्रीक्वेंसी f नॉट है एंड इट इज सपोज 1000 हर्ट्ज and velocity of sound is 340 meter per second. This angle is suppose 37 degree and this angle is suppose 53 degree. हाँ, and ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे ले लिया मैंने 20 मीटर पर सेकंड और ये वैल्यू ले लिया मैंने 30 मीटर पर सेकंड. समझ गए? तो अब कैसे लिखना है, तो एक्चुअल में जब डॉपलर्स इफेक्ट का फार्मूला आपको लिखना है ना, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आपको लिखना है. तो इसलिए आपको पहले इसका ये कंपोनेंट निकालना पड़ेगा. दिस इज Vc cos 37. हाँ या ना?
और इसका ये कंपोनेंट कौन सा आएगा, दिस इज VO cos 53। तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग आपको अपीरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखना है, और अब अपीरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला बनेगा इट इज F नॉट इंटू, देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अब न्यूमरेटर में किसको लिखते हैं आप, ऑब्जर्वर को। तो ये जो ऑब्जर्वर है यहां से दूर जा रहा है, तो अगर ये दूर जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा, दिस इज VO cos 53। और अब इसको देखो डिनोमिनेटर में आपको ऑब्जर्वर लिखना, सो दिस इज VO cos 37। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है, सॉरी सोर्स है, ये ऑब्जर्वर के पास आ रहा, तो पास आ रहा तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ती है, इसलिए डिनोमिनेटर में कौन सा साइन आ जाएगा आपका, माइनस का साइन आ जाएगा। अभी समझ गए या नहीं, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ले लो अभी स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का। तो आपको अलोंग द लाइन जॉइनिंग देखना, कभी भी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए? सर जब लाइन जॉइनिंग के लिए कंपोनेंट निकालेंगे तो कॉस ही निकलेगा ना कंपोनेंट हमेशा? अगर मान ले एंगल कुछ इधर से दिया तो कंपोनेंट साइन और कॉस किसी में भी हो सकता है ना। मान ले एंगल परपेंडिकुलर डायरेक्शन से दिया, ऐसा यहाँ पर से एंगल दिया, तो इसके टर्म पे फिर तुम साइन के टर्म पे लिखोगे, ठीक है। हाँ सर, यस सर। चाहिए मतलब लाइन जॉइनिंग का कंपोनेंट आपको चाहिए इसमें अल्टीमेटली। ओके, ले लो अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? हाँ सर। हाँ सर। देन पेज नंबर 7 पे आते हैं अपन ना। नाउ दिस इज पेज नंबर 7। अभी इस पे एक और क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। नाउ दिस इज द ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलर पाथ में एक सोर्स घूम रहा है विथ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द सोर्स, दिस इज द सोर्स, दिस इज द सोर्स। ये इस तरह से घूम रहा है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। रेडियस कितनी इसकी r। तो जब ये सोर्स यहाँ पर आएगा तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर लिखोगे, ओमेगा r। और जब ये यहाँ पे रहेगा तो ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आपको ऑब्जर्व होगा, दिस इज अगेन ओमेगा इंटू r। ये जो सोर्स है ये यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को यहाँ पर मैक्सिमम, जब ये यहाँ आएगा तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी, और जब ये दूर जाएगा तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी। तो ये वाले केस में जो फ्रीक्वेंसी आएगी, दिस इज F1 इज इक्वल्स टू F नॉट इंटू VS डिवाइडेड बाय VS। कौन मूव हो रहा है, सोर्स पास में आ रहा है, तो माइनस ऑफ VC आपको लिखना है। और जब ये यहाँ पर है, दूर जा रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी F2, दिस इज F1 और यहाँ पे F2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ जल्दी से। F2 इज इक्वल टू F नॉट इंटू आपको VS अपॉन VS, क्योंकि ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पे है, अब ये दूर जा रहा है तो यहाँ पे क्या साइन आएगा आपका, प्लस VC। और VC की वैल्यू कितनी है आपकी, ओमेगा r। समझ गए या नहीं? हाँ सर। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए? ले लिए सर। एक और क्वेश्चन है इस टाइप से, पेज नंबर 8 पे आते हैं अपन। Now this is page number 8। देखो पेज नंबर 8 में सिचुएशन ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मान लो पहाड़ी है या वर्टिकल वॉल है, ठीक है। दिस इज द हिल, यहाँ पे एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, एक हिल है, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। नाउ दिस इज द ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर बेटा कैसा है, रेस्ट पे।
यहाँ पे एक कार इस डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज द कार, और इस कार पे एक सायरन लगा हुआ है, दिस इज द सायरन, है ना। और इस सायरन की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है, समझ गए कि नहीं। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ नॉट है, और ये हिल की तरफ जा रहा है। तो इसको जो ऑब्जर्वर है, दो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होंगे, अल्टीमेटली ही विल हियर द बीट। एक तो ये आएगी कि भाई ये दूर जा रहा है यहाँ पे, तो जब ये दूर जा रहा है ऑब्जर्वर, तो F1 इज इक्वल टू F1, एक जो फ्रीक्वेंसी इसको ऑब्जर्व होगी, इट इज F नॉट इंटू VS डिवाइडेड बाय VS। सोर्स अगर दूर जा रहा है तो यहाँ पे प्लस VC आया ना, समझ गए। हाँ सर। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है कहानी पे कि भाई जो साउंड यहाँ पे जाएगा, दिस इज VS, फिर रिफ्लेक्ट होकर भी तो वापस आएगा ना। तो यहां से जब ये साउंड जा रहा है तो कुछ पार्ट ऐसा लगेगा कि ये भाई वापस रिफ्लेक्ट होकर भी आ रहा है। तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है ये किसके लिए हो गया, इंसिडेंट साउंड के लिए, जो इसके पास डायरेक्ट आ रहा है। एक ये जो डायरेक्ट आ रहा है इसके पास में, है ना, तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी डायरेक्ट वाली, वो ये वाली आएगी। और एक रिफ्लेक्टेड साउंड की जो फ्रीक्वेंसी आएगी, ये भाई एक ऐसा होगा ना कि रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, अरे समझ गए कि नहीं। हाँ सर। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किसके लिए हो गई, फॉर इंसिडेंट वेव। और एक दूसरी फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई जो सोर्स है वो इधर कहीं पे, इमेज सोर्स आप बोल सकते हो, दिस इज द इमेज सोर्स, और ये इमेज सोर्स इतनी ही वेलोसिटी से इधर पे आ रहा है, आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे। तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए फ्रीक्वेंसी आएगी F2 इज इक्वल टू F नॉट इंटू दिस इज VS अपॉन, और ये पास में आ रहा है इमेज सोर्स, तो माइनस आप VC लिखोगे, और ये था इंसिडेंट वेव के लिए, और ये किसके लिए आएगा फिर, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए ये अलग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। सो दिस ऑब्जर्वर विल हियर टू फ्रीक्वेंसी, एक ये वाली फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा और एक ये। सो देयरफॉर व्हाट इज द बीट हियर, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, बीट फ्रीक्वेंसी इज, कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये ज्यादा है। सो F2 माइनस F1, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ये इतनी बीट यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, समझ गए। हाँ सर। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, अरे समझ गए। समझ गए कि नहीं।